नमस्कार, मैं हूं परिणीता रोहरा और पहली बार आपकी होस्ट बन के आई हूं। खबर बात की खास बात में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे माननीय मेहमान मिस्टर संतोष टकले जी, जो BARC में साइंटिफिक ऑफिसर हैं और नेहरू तारांगण में गेस्ट लेक्चर्स भी देते हैं। ये टकले चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और समाज सेवा करते हैं। ये छोटे गांव और शहरों में जाके लेक्चर्स और वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं, जिससे लोगों की रुचि तंत्र ज्ञान और विज्ञान में बढ़ती है। नमस्कार संतोष जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 फरवरी को हर साल हम राष्ट्रीय विज्ञान दिन मनाते हैं और इस दिन हमारे ग्रेट वैज्ञानिक CV रमन जी ने रमन इफेक्ट का भी खोज किया था। क्या आप हमें बता सकते हैं ये रमन इफेक्ट क्या है और इसका विज्ञान और तंत्र ज्ञान में क्या उपयोग होता है? केवल आम आदमी के जिंदगी में उसका क्या उपयोग होता है? सही बात पूछी आपने। देखिए, ये जो रमन इफेक्ट है या ये जो आविष्कार किया गया था, ये इतना अहम और इम्पोर्टेंट है कि ये अगले कुछ सदी के लिए भारतवर्ष नहीं, हर जवान या जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च मोटो रखना चाहता है, उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब यह आविष्कार हुआ था, उस आविष्कार की बदौलत 1930 में उनको नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया। ये जो नोबेल प्राइज था उनको जब मिला, ही वॉज द फर्स्ट एशियन, ही वॉज द फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट द अवार्ड इन नोबेल कैटेगरी फॉर द साइंस फ्रेटर्निटी। तो इस तरीके का ये जो आविष्कार था, यह आविष्कार सही मायने में एक प्रेरणा है। और जैसे आपने पूछा कि हम बहुत सारी चीजें याद तो रखते हैं, पर उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं रहता। जैसे रमन इफेक्ट आज है कि हम हर पहलू में देखते हैं, बट व्हाट इज रमन इफेक्ट अगर किसी को पूछा जाए तो नॉर्मली आपको जवाब मिलेगा कि एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, शायद स्कूल या कॉलेज गोइंग बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर जो नॉन साइंटिफिक कैटेगरी के हैं उनको समझना मुश्किल होगा। बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कि आसमान का कलर नीला क्यों है, या भी जो समुंदर होता है, समुंदर के पानी का कलर वो जो गहरा नीला होता है, डीप ब्लू जिसको हम बोलते हैं, ये क्यों है? तो इसी चीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो रामन इफेक्ट हमको देता है। ये तो कॉमन मैन के लिए जो हम बोल रहे हैं वो बात हो गई, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसी चीज को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो इसके कई एप्लीकेशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में अभी रामन इफेक्ट बताऊं, क्योंकि आप ये जो कॉमन मैन की लैंग्वेज तो समझ गए हैं, तो सिंपल है कि जब लाइट वेव किसी मीडियम में या मॉलिक्यूल के ऊपर से डिफ्लेक्ट होती है, तो उसके वेवलेंथ में, मतलब उसकी तरंग की लंबाई में जो फर्क आता है, उस फर्क को, मतलब फर्क आता है ये ढूंढा गया, और वो फर्क क्यों आता है ये ढूंढा गया, ये रमन इफेक्ट है। तो इस तरीके से ये जो फर्क है, इसने पूरी, मतलब ऐसा आप बोलते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक हलचल मचा दी। और दैट्स द इफेक्ट कि इमीडिएटली 1928 में आविष्कार हुआ और 2 साल बाद इमीडिएटली उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये बहुत कम हुआ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि तभी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो ऐसे बावजूद भी इस चीज को नोट किया गया, सराहा गया और उनको प्राइज से नवाजा गया। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम खोज है। बिल्कुल, हमें बहुत गर्व की बात है कि CV रमन जी को नोबेल प्राइज मिला था, पुरस्कार मिला था उन दिनों में। तो फिर ये तंत्र ज्ञान और विज्ञान में रमन इफेक्ट की क्या आवश्यकता है या क्या कैसे उपयोग होता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमने बोला कि प्रकाश की तरंग की लंबाई में जो फर्क आता है, ये फर्क जो है, ये फर्क जिस मॉलिक्यूल से ये लाइट बीम डिफ्लेक्ट हो गई उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बताता है। तो ऐसे में ये जो चेंज या जो बदलाव है, ये बदलाव रिमार्केबली हमें ये बताता है कि किस मटेरियल से ये डिफ्लेक्ट हुआ, और इस चीज से आगे जाके एक शाखा बनी जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज आपने भली भांति सुना ही होगा, एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की चीज होती है। तो इस फंडामेंटल का इस्तेमाल करके आज बिलियन डॉलर्स के बिजनेस एस्टेब्लिश किए गए। आविष्कार इतना इंपॉर्टेंट था कि 2013 अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की तरफ से इसको इंटरनेशनल केमिकल लैंडमार्क के तौर पे घोषित किया गया। तो ऐसे इसके जो इफेक्ट है, आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको डिटेल में ये डिफेक्ट दिखे। इस इफेक्ट से जो इक्विपमेंट या टेक्निक्स एस्टेब्लिश हुए, इन टेक्निक्स को फिंगरप्रिंटिंग द यूनिवर्स कहा जाता है। मतलब आज अगर मेरे पास एक पैटर्न है कि एक पर्टिकुलर वेव या लाइट बीम मेरे, भले वो केमिकल हो
केमिकल कोई सब्सटेंस हो या कोई मटेरियल हो या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो या कोई ड्रग्स कोकेन हो या आपके बॉडी के टिश्यूज हो, उनका एक पैटर्न है, वो पैटर्न अगर हमको मिल रहा है तो वो ये फॉर्म का मटेरियल है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इस इफेक्ट का इस्तेमाल करके अगर जो डिवाइसेस बने, इनको रमन स्कैनर बोला जाता है, वजन अंदाज से 1/3 किलो का होता है, मतलब 300-350 ग्राम का एक स्कैनर है। उस स्कैनर से आप राह चलते किसी भी आदमी के बैग में क्या है ये ढूंढ सकते हो। आप समझ सकते हो एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी प्रोन एरिया में इस चीज का कितना इस्तेमाल हो सकता है। और जब हमने ये बात छेड़ी है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सेफ्टी और नेशनल जो क्लासिफाइड एरियाज है वहां पे एप्लीकेशन आ गया, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका इस्तेमाल है, क्योंकि मटेरियल्स की खोज की जा रही है तो मटेरियल्स को ढूंढना भी है। इसके अलावा जैसे मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात की, एक जमाना ऐसे आएगा कि शायद ब्लड टेस्ट रिप्लेस हो जाएगा। आप रमन स्कैनर से बॉडी के ऊपर घुमा दो और आपके हर बॉडी के हर इंपॉर्टेंट काउंट का आपको फिगर मिल जाएगा। सो अगर हम बोले विज्ञान में कितना उसका उपयोग है, तो ये यहां से जाहिर हो गया। ये विज्ञान तंत्रज्ञान है, उसमें से हर खोज जो है वो आम आदमी के लिए है। तो सीधा मेडिकल केयर से इसको जोड़ते हुए मुझे लगता है कि ये आम आदमी के में कितना इस्तेमाल में आ रहा है ये भी आप समझ सकते हो। तो अनगिनत इस्तेमाल है, आज है और आगे भी आने हैं। जैसा कि आपने कहा, हर मोड़ पर हमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एग्जाम्पल दिखता है, तो फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिन मनाने की क्या आवश्यकता है? सही बात है कि आज सुबह से लेकर शाम तक और पैदा होने से मरने तक हम सिर्फ विज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ एक चीज हम जरूर महसूस करते हैं कि सुबह, मतलब मैं नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में जब लेक्चर्स लेता हूं तो मैं ये बात दोहराता हूं कि सपोज आज आप कुछ समय संस्कार शिविर के लिए या कैंप के लिए आए हैं, आपको हल्की सी चोट लग गई, तो आप कहाँ जाओगे? किसी धर्म स्थल में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाओगे कि कहीं और? तो बच्चे इमीडिएटली बोल देते नहीं सर, विल रन टू द डॉक्टर, किसी क्लिनिक में जाके हम हमारा इलाज करेंगे। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि भाई आप बड़े हो गए, आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, हार्ट से रिलेटेड है, आपके किडनी से रिलेटेड, एनीथिंग, वेदर इट्स अ कैंसर, हार्ट ट्रांसप्लांट, एनीथिंग, आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे इसी धर्म स्थलों में या आप जाओगे किसी टेक्निकल, मतलब टेक्निकली साउंड साइंटिफिक आदमी से जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता है? आंसर अगर फिर से आपको यही मिलेगा कि दे विल रन टू द मेडिकल प्रोफेशनल हु इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब बात यही है कि हम जिंदगी भर हर पहलू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बट जब कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीज की प्रेजेंट स्टेट में स्टेज आती है तो हम कुछ और कर बैठते हैं। ऐसे में आपको यह जरूर महसूस होगा कि ये राष्ट्रीय विज्ञान दिन है, इसको मनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमको जो एप्लीकेशन हम दिन रात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज करते हैं, इन एप्लीकेशंस का हम सही मायने में प्रोपेगेशन कर रहे हैं क्या? उसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच है क्या हम वो अपने में इंप्लीमेंट कर रहे हैं? जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं क्या हम उसको बढ़ावा और प्रमोशन और उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्या? इसके अलावा सारी कम्युनिटी को साथ लेके हम साइंटिफिक अवेयरनेस फैला रहे हैं क्या? जो नए नए आविष्कार हुए उसके शोकेस या उसका डिस्प्ले का एक मौका है। जिनको नए नए सोच में कुछ डाउट्स आ रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो इस ओकेजन का फायदा उठाते हुए कुछ सीनियर साइंटिस्ट लोगों से इंटरेक्शन करें। इस तरीके के अनगिनत पहलू है जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम ये दिन सेलिब्रेट करें नेशनल साइंस डे के तौर पे, और जो इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई थी इसको हम लोग फिर से डिस्प्ले करें, उसको हम महसूस करें, उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। इस तरीके की ये सोच बिल्कुल। और हर साल इस दिन के लिए कोई थीम निर्धारित की जाती है, तो इस साल की थीम के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? ये थीम जो है, आज आप जानते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है, उसी तरीके से विज्ञान और तंत्रज्ञान की ये शाखा भी काफी फैली हुई है। मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स आपको साइंस डे सेलिब्रेशंस के बताए, उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल टू एड्रेस ये एक छोटे से दिन में 24 घंटे के टाइम में कहीं भी कितनी भी एक्टिविटी हो, सारी चीजों को एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में शायद जो इंपॉर्टेंट उस पीरियड के लिए, उस एरा के लिए, उस दिनों के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर्टिकुलर लाइन को लेते हुए उसको प्रोपेगेट किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो थीम्स, मतलब आप 86 में ये फोरम ने डिसाइड किया कि नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 99 तब से शुरुआत हुई, 99 से लेके कुछ थीम्स उन्होंने बताना चालू कर दिया। आप स्क्रीन के ऊपर भली भांति देख सकते हैं कि 99 की थीम थी आवर चेंजिंग अर्थ, 2000 में रिक्रिएटिंग इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस,
2001 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर साइंस एजुकेशन, 2002 में वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट एंड 2003 में 50 इयर्स ऑफ डीएनए, 25 इयर्स ऑफ आईवीएफ, यानी जो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जो डीऑक्सीकार्बोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए की खोज थी, उसको उसके डिस्कवरी के नाम पे 50 साल होने के बावजूद वो होने के कारण वो सेलिब्रेट किया गया। 2004 में एनकरेजिंग साइंटिफिक अवेयरनेस इन कम्युनिटी, 2005 में सेलिब्रेटिंग फिजिक्स। ये फिर से 1905 यानी उस टाइम पे आइंस्टाइन जी ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के फंडे बताए जिससे फिजिक्स की दुनिया हिल गई, उसको 100 साल हुए, इसलिए 2005 में सेलिब्रेटिंग फिजिक्स नाम की थीम रखी गई थी। 2006 में नर्चर नेचर फॉर आवर फ्यूचर ये थीम रखी गई थी। 2007 में मोर क्रॉप पर ड्रॉप। एक जमाना था जब हिंदुस्तान या पूरे दुनिया ने भी भुखमरी देखी है। 1960 के पीरियड में हमारे देश के कई लाखों लोग मर गए सिर्फ भुखमरी के कारण। फिर श्रीनिवास जी और जो कुरियन जी है, इनसे कारण जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हुई, उसकी बदौलत आज हम एटलीस्ट जो नेचुरल रिसोर्सेस या खाने पीने की चीज है उसके बारे में सेफ एंड सिक्योर है। तो इस तरीके के फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो आज हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 50+% एग्रीकल्चर लैंड जो यूज कर सकते हो की गई है। दुनिया के तौर पे ये 11% का आंकड़ा है। ऐसे में अगर पानी का अहमियत अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो पानी की अहमियत समझने के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप का इंपॉर्टेंस या ये थीम रखी गई। अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट अर्थ नेक्स्ट ईयर यानी 2008 की थीम थी। 2009 में एक्सपांडिंग होराइजन्स ऑफ साइंस, 2010 में जेंडर इक्विटी, साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 2011 में केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और 2012 में क्लीन एनर्जी ऑप्शंस एंड न्यूक्लियर सेफ्टी। ये हुआ फुकुशिमा इंसिडेंट के बाद। यानी लोग चाहते थे कि एनर्जी आए। आज जो ग्रीन हाउस गैसेस हम इमिट करते हैं वो 40% है, अगले 2030 तक वो 58% हो जाएंगे। तो क्लीन एनर्जी ऑप्शंस हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन, बट ऐसे होने के बावजूद भी सेफ्टी के कारण न्यूक्लियर एनर्जी के अगेंस्ट बहुत बवाल हुआ। तो इसीलिए 2012 में ये चीज बताने के लिए ये चीज आ गई सीन में, और 2013 में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है और उसकी फूड सिक्योरिटी, ये ऑप्शंस को हाईलाइट किया गया। अभी रही 2014 की बात, तो जो मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है शायद उसके लिए आज हम यहां बैठे, और नेशनल साइंस डे भी उसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। वो है फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। ये क्या होता है डॉक्टर संतोष जी, साइंटिफिक टेम्पर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये देखिए, जो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये 400 साल पहले नहीं था तो 4000 साल पहले होने की बात ही नहीं है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, साइंस इज अ नॉलेज बेस, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए वो फंडामेंटल्स को, नेचर्स के लॉ को समझना बहुत जरूरी है। ये समझने की शुरुआत किसी ने की, और वो शुरुआत जो है वो हो गई एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। बिल्कुल, और हर चीज पे सवाल किया जाना चाहिए। तो ये जो सोच कुछ लोगों ने दिखाई, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया जमाने ने। आप समझ सकते हैं कि यह एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड जो रीजनिंग है, इसने जमाने को बदल दिया, एक नया आयाम दे दिया, बट उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। बिल्कुल, जब कोई नई चीज चालू होती है तब थोड़ा बहुत तो हड़बड़ाहट हो ही जाती है। मैं सॉरी, आपको आपकी बात को समझते हुए मैं बोला थोड़ी बहुत नहीं, 180 डिग्री टर्नआउट होता है पब्लिक का। जिनके लिए सब कुछ किया जाता है उनको ये समझ नहीं आता है कि जो हो रहा है वो भले के लिए हो, क्योंकि कॉमन मैन सोच जो होती है वो सुपरफिशियल, सरफेस पे जो दिखता है उसी के बेस्ट होती है। तो जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर की बात निकली तो डेफिनेशन यही है कि इट्स एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, ये हो गया। बट अगर मैं डीपर एस्पेक्ट पे जाऊं तो शायद आप इस चीज को सहज ही समझोगे, सब ऑडियंस भी समझ सकता है कि ये सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर है। वो ये कहता है कि आज स्थित परिस्थिति में आपके पास जो भी एविडेंस अवेलेबल है, जो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेबल है, जो रिपीट किया जा सकता है उसी सिमिलर कंडीशन में, उसी पे विश्वास रखो। सिर्फ मैं कोई अधिकारी व्यक्ति हूं और मैंने बोल दिया इसलिए उसको सच मत मानो, कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। संतोष जी धन्यवाद, आपकी बातों में काफी दिलचस्पी हो रही है हमारे दर्शकों को, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन अब वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। घरात बँकेची ब्रँच, अगं चला, मुहूर्त जवळ आला, वी आर रेडी. आमच्या घरात काहीतरीच काय. खरंच
घरात ब्रँच कमाल आहे. आता TGS बिटलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता. कारण आता आपले TGSB मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, SMS आणि RTGS NEFT सेवा. अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेन्शन. ब्रेक के बाद खबर बात की खास बात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे साइंटिफिक टेम्पर और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। हाँ, देखिए अभी ब्रेक के बाद हम फिर से उसी चीज में घुस जाते। साइंटिफिक टेम्पर की मैं बात कर रहा था, ये बेसिकली एक एविडेंस बेस्ड इंटरप्रिटेशन है और उसके हिसाब से बिहेवियर है जो हमको एक राह पे ले जाएगा, जो सुअरेस्ट वे ऑफ अचीविंग द नॉलेज टू द प्रेजेंट सिनेरियो है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कि ये साइंटिफिक टेम्पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जिस जमाने में 13.7 बिलियन साल पहले इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई टू द बेस्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंटिव एविडेंस, उसके बाद अगर हम करें तो इंसानी आयु कुछ ज्यादा नहीं है, 25-1 लाख से है हम लोग यहाँ पे। पिछले 4-5 हजार साल से हम सुसंस्कृत और सभ्य तरीके का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे करते करते साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो लाइट सोर्स है यानी गाइडिंग पोल स्टार है, ये हमको 400 साल पहले मिला। और आप जब इतिहास में घुस के देखेंगे तो आपको ये जरूर महसूस होगा कि जब से ये सोर्स हमको मिला, ये गाइड हमको मिला है, तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो संतोष जी, आपको नहीं लगता कि केवल लोगों को यह मानना मंजूर नहीं है कि सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर या विज्ञान और तंत्र ज्ञान के नॉलेज से ही हमारा विकास हो सकता है? इसमें धर्म मजहब की कोई जरूरत नहीं है? मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक में हम आएंगे। साइंटिफिक टेम्पर इंपॉर्टेंट क्यों है और उसने जमाने को क्या दिया, इसको मैं जस्ट थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा। देखिए, साइंटिफिक टेम्पर ने इंसान को अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ दी है तो उसकी सोच बदली। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि उसने ये बताया कि जो भी दुनिया में हैपनिंग है, वो हर हैपनिंग का देयर इज सम रीजन। ये बहुत अहम है। जब ये सोच आई तभी से बदलाव आया, नहीं तो इसके पहले इंसान बहुत ही अलग तरीके से जी रहा था, जो किसी भी तरीके से एनिमल किंगडम से अलग नहीं था। जैसी ये सोच आई कि देयर इज रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी हैपनिंग, सेकंड थॉट प्रोसेस और बेसिक पैरामीटर ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर है कि ये जो रीजन है वो इंसान ढूंढ सकता है इमीडिएट इंस्टेंटेनियसली। आज के जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनके मदद से शायद रीजन को ढूंढा नहीं जा सकता, बट आगे जाके ये रीजन जो है वो कैसे मिलेगा इसका एक तरीका बताया जा सकता है। चौथी चीज है जो मैं फिर से रिइटरेट करना चाहूंगा, दिस इज द सुअरेस्ट, मतलब ये सबसे खातिरी लायक तरीका है ज्ञान पाने का। और ये जैसे ही इंसान को समझ में आया, आप समझ सकते हो कि बदलाव आने लगा। आप बात करो पाइथागोरस की, आप बात करो अरिस्टार्कस की, या आप बात करो एराटोथेनस की, आप बात करो गैलीलियो की, आप बात करो कोपरनिकस की, न्यूटन की, केपलर की, किसी की भी, सीवी रमन की बात करो या चंद्रशेखर की बात करो, ये सारे लोग जो है इसी सोच पे चल रहे हैं। ये है विज्ञान जिसने हमको इतना सेफ सिक्योर लाइफ दिया, जो हमने शुरुआत में ही बोला कि हर उम्र के हर पहलू में दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ अनसुलझी गुत्थी आम आदमी के सामने आ जाती है तो वो धर्म मजहब इन चीजों के पीछे भागने लगता है। आप मुझे सही मायने में बताइए कि ये जो धर्म है ये पहले से है, जब इंसान ना समझ था तब से है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसान जैसे समझदार बनने लगा तब से आने लगी। तो आज हमारे पास जो साइंस है और रिलीजन है, अगर रिलीजन की जरूरत होती, रिलीजन इंसान को इथिकल बनाता, तो इतने अत्याचार, अन्याय और इनजस्टिस जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं वो क्यों है? अगर होता, मतलब अगर इसका बेस वो होता, उससे वो आउटपुट निकलता था, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैं सिंपल एक आपके समझ में आए इसलिए बता दूं कि साइंटिफिक टेम्पर जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन ये बताता है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, इनकलकेट करना है। रिलीजन का फ्रीडम दिया है, बट रिलीजन बढ़ाना है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में स्पेशली लिखाया गया है क्योंकि ये अपने समाज को बहुत आगे लेके जाएगा। आज यूरोप की डेवलपमेंट जो है वो पिछले 400 साल में हुई है। हिंदुस्तान 60-70 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, आज हम वही अटके हुए हैं, धर्म मजहब भगवान इनमें अटके हुए हैं। आप मुझे बताओ कि सपोज मैं हर धर्म स्थल को एक हॉस्पिटल से, एक स्कूल से, एक अच्छी शिक्षा देने वाले और नैतिक नागरिक बनाने वाले जगह में परिवर्तित करूं, तो आपको कोई ऐतराज है? क्या ऑडियंस को कुछ ऐतराज होगा?
क्या इससे अच्छा समाज नहीं आएगा? हम अगर देखें तो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में भी मूर्ति रखी जाती है, तो वो हमारा वो हिस्सा वो रहने ही वाला है। इलाज तो डॉक्टर तो करता हम है जी बिल्कुल, इलाज तो डॉक्टर करता है, लेकिन जो फेथ है, जो विश्वास है, वो कहाँ से आता है? ये तो कंट्रोवर्सी चलती ही रहेगी हमेशा। आप और हम में नहीं है ये कंट्रोवर्सी, सालों से एक्टिविटीज पे आ सकते हैं कि प्लीज। तो मैं सिर्फ नहीं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम कैसी एक्टिविटीज आयोजित कर सकते हैं, स्पेशली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर हमारा भारत काफी पीछे है। नहीं, जहां तक भारत या डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड नेशंस की हम बात करें, विज्ञान एवं तंत्रज्ञान की जो सोच है, साइंटिफिक टेम्पर है, इन लोगों में पहुंचा नहीं। इसका कारण है कि जो रेनेसांस पीरियड देखा यूरोप ने, वो हमारे लोगों ने देखा नहीं। तो ऐसे में ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि वो सोच, अगर बदलाव लाना है सोच में, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से या 4 लोगों ने उसको बताने से, ये साइंस के एप्लीकेशन का यूज करने से नहीं होगा। बात सही है। इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करने जाएंगे, जिसका एक जरिया है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे पे नॉर्मली एनजीओज और बाकी जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ये करते हैं कि नॉर्मली वो लोग साइंस एग्जीबिशन रखेंगे, एलोकेशन कंपटीशन, एसे कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, सम कंपटीशंस जो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करे, उनमें साइंस की रुचि लाए, इस हद तक होता है। बट आप देखिए कि हमारा स्कूलिंग आजकल जॉब ओरिएंटेड ज्यादा है, और जॉब ओरिएंटेड होने के कारण ना हम हमेशा पढ़ाई लिखाई में भी सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच रखते हैं। साइंस सीखते हैं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर होता नहीं है हम लोगों में। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो रिफॉर्मेटिव टॉक्स है, मतलब जो विज्ञान और जो सोशल सुधारणाएं हैं उनके बारे में हमें रूबरू करवाए, ऐसे कुछ टॉक्स रखने चाहिए, जो मैं करता हूं। मैं 450 लेक्चर लेके ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को एड्रेस किया। बट मेरी शुरुआत कुछ ऐसे ही एक टॉक से हुई थी। जब मैं सुना, समझा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सोच में बदलाव की जरूरत है। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइंस बेस्ड एजुकेशन, इस साइंस बेस्ड एजुकेशन में एक चीज बहुत अहम है कि नॉलेज कम्स बट द विजडम लिंगर्स, ऐसी एक कहावत है। तो ये साइंस बेस्ड जो एजुकेशन है, इसमें नॉलेज के साथ वो विजडम भी आना चाहिए, कॉमन सेंस भी डेवलप होना चाहिए। तो इस तरीके कुछ एक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है उसको बढ़ावा मिले कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना इंडिविजुअल लेवल पे क्यों जरूरी है, क्योंकि 121 करोड़ की हमारी आबादी है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इसके लिए हमें, मतलब बोलते हैं ना, विचार करो, आचार करो और प्रचार करो। तो मतलब हमें उसके साइंटिफिक टेम्पर के बारे में सोचना होगा, समझना होगा, बढ़ावा देना होगा। उसके लिए जैसे मैं बोल रहा था कि साइंस क्लब्स फॉर्म किए जा सकते हैं, साइंस सेंटर्स को विजिट दिया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के बच्चों को नेचर पार्क या सेक पार्क या बर्ड सेंचुरी में लेके जाके नेचर के साथ रूबरू करके उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी दिखाते हुए यह दिखाना बहुत जरूरी है कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक एवं समाज सुधारकों ने किस तरीके से इन चीजों को जोड़ा, जो आज ह्यूमन सभ्यता का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और उसके कारण एक नई दिशा हमारे समाज को मिल रही है, जिसमें कहीं भी अनइथिकल या फिर जो रिलीजियस बेस्ड फीलिंग्स है, इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। तो इस तरीके की अगर हम सोच रखें, उसको बढ़ावा दें, तो समाज में कहीं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिन के लिए 2014 में आप कोई खास उद्देश्य देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? या फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर, ऑफ कोर्स, मतलब ये तो थीम है जो देश के बहुत जाने माने इसके अलावा कोई और? इसके अलावा तो मैं अपनी विनम्रता से यही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं कि ये बताऊं या मैसेज दूं, बट सजेशन जरूर देना चाहूंगा। मेरे सजेशन तो यही है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट हॉली बुक आज की डेट पे हमारे हिंदुस्तान के लिए है, जो बहुत ही सोशल, रिफॉर्मेटिव और साइंटिफिक सोच वाले लोगों ने बनाया है। इसके तहत हमको साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना है। यह समझना है कि साइंटिफिक टेम्पर इज अ टेम्पर ऑफ फ्री मैन। अगर ये मैं कहूं तो उसके हिसाब से हमें हर सुपरस्टिशियंस, रिलीजियस रिचुअल्स जो है, कर्मकांड जो है, रूढ़ी परंपरा, इनको भगा देना चाहिए अपनी जिंदगी से। और ये सब करने के लिए मैं अपना तो कोई मैसेज नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस तरीके के सोच वाले लोगों से आप जुड़े रहे। हमारी कुछ आपको मदद हो सकती है तो हमें बताएं। बट मैं यहां पे दोहराना चाहूंगा मैसेज जो हमारे प्रिय पंडित जी ने दिया था, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उनके हिसाब से साइंस अलोन, मतलब एक विज्ञान अकेला ही ऐसा है जो प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन इसका है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या या भूख,
गरीबी, इनसैनिटेशन, अस्वच्छता, निरक्षरता, अंधश्रद्धा एवं डेडनिंग कस्टम्स, मतलब जो भी रूढ़ी परंपरा है जो इस समाज के लिए घातक है, इन सबसे छुटकारा पाने का अहम जरिया है साइंस। आज सबसे अमीर रिसोर्सेज से रिच कंट्री के लोग भुखमरी से मर रहे, तो इससे भी छूट पाने का तरीका है, इससे भी बचने का तरीका है साइंस। तो ऐसे में जब कौन इग्नोर कर सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एट एवरी टर्न, जैसे शुरुआत में ही परिणीता जी ने कहा कि हर मौके पे, हर दिन, हर सुबह, हर पल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसके प्रति इतनी तो रिस्पेक्ट रखनी होगी कि हमें साइंटिफिक टेम्पर लाना ही होगा अपने जीवन में। मुझे भी यही कहना था, यही मैसेज है। संतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगा और वो साइंटिफिक टेम्पर जरूर डेवलप कर चुके होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। धन्यवाद परिंदा जी। मैं भी दर्शकों को 2014 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई सूचना या जानकारी लेनी हो तो आप हमें इस पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है। दोस्तों, हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है khabarbaat@live.in। फेसबुक पे हम मिल सकते हैं facebook.com/khabarbaat। यूट्यूब पे हम मिल सकते हैं youtube.com/UNBSuman। हमारा मोबाइल नंबर है 9869009449। हम जल्द ही फिर से आएंगे एक नए विषय और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। आपकी होस्ट और दोस्त परिणीता रोहरा।